नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हमने कल संविधान सभा की चुनौतियों के बारे में पढ़ा था कि भाई संविधान सभा के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। आज हम बात करेंगे साथियों संविधान सभा की आलोचना के बारे में कि भाई संविधान सभा को विभिन्न इतिहासकारों ने संविधान सभा की क्या क्या आलोचना करी, संविधान सभा की क्या क्या कमियां थी, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? संविधान सभा की आलोचना, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम पढ़ने वाले हैं मित्रों क्या? संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना क्यों करी थी दोस्तों? संविधान सभा की आलोचना, संविधान सभा की आलोचना विभिन्न जो राजनीतिक विश्लेषज्ञ थे, विषय विशेषज्ञ थे, उन्होंने संविधान सभा की किस तौर पे दोस्तों आलोचना करी है कि संविधान सभा में ऐसी कौन सी खामियां थी, संविधान सभा में जो मुख्य खामियां थी कि भाई उसके तहत संविधान को आपने भारतीय संविधान को इतना जटिल बनाया गया, वकीलों का स्वर्ग कहा गया, एक जाति जैसे हिंदुओं का प्रभुत्व बताया गया, संप्रभुता का अभाव बताया गया, प्रतिनिधिक संस्था नहीं बताई गई और इनके जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था साथियों। तो इसका क्या कारण था भाई इसका कोई तो कारण होगा ना। तो इसको समझने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों? पहले संविधान सभा की आलोचना पढ़नी पड़ेगी दोस्तों। यह टॉपिक संविधान सभा की आलोचना दोस्तों किसमें? आरएस मेंस में, यूपीएससी मेंस में। यह मोस्ट इंपोर्टेंट टाइटल है दोस्तों। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई संविधान सभा का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो संविधान सभा को आप अगर आलोचनात्मक वर्णन कैसे करोगे दोस्तों? इसका वर्णन क्या होगा कि आपको कुछ तो संविधान सभा की तारीफ में शब्द लिखने हैं और कुछ उसके विपक्ष में शब्द लिखने हैं दोस्तों। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? संविधान सभा के बारे में। माना कि यह संविधान सभा है दोस्तों। अब देखो इसके संविधान सभा, अब देखो दोस्तों इसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। चुनौतियां हमने पढ़ ली दोस्तों। आज हम संविधान सभा की क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आलोचना पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसकी आलोचना क्या है, मुख्य बिंदु इसकी आलोचना का, कि यह एक प्रतिनिधि संस्था नहीं थी, मतलब एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था। इसका कारण क्या था कि भाई इसके सदस्यों का चुनाव भारतीय लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। मतलब इसके जो भी सदस्य चुने गए थे दोस्तों वो ये प्रत्यक्ष रूप से चुने गए, या तो उन्होंने राजाओं द्वारा उन्हें मनोनीत किया गया, या 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर जो पहले से ही निर्वाचित सदस्य थे उनको चुना गया था दोस्तों। तो पहला इसका बिंदु क्या है दोस्तों? यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। क्या नहीं थी दोस्तों? प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। अब देखो दोस्तों दूसरी ये क्या थी? इसमें संप्रभुता नहीं थी दोस्तों। क्या नहीं थी इसकी? संप्रभुता। अब ये संप्रभुता कैसे नहीं थी दोस्तों इसकी संविधान सभा की? संप्रभुता कैसे थी दोस्तों? क्योंकि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ? संविधान सभा का निर्माण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित किए गए थे। प्रस्तावों के आधार पर किसका निर्माण हुआ दोस्तों? संविधान सभा का निर्माण हुआ। अब प्रस्तावों के आधार पर निर्माण हुआ तो ये स्वतंत्र निकाय कैसे थी? भारतीय लोगों ने तो संविधान सभा का निर्माण नहीं करा था ना दोस्तों। जब ब्रिटिश सरकार ने वहां से कैबिनेट मिशन भेजा था 1946 के अंदर, उसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ। और कुछ लोग और कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ तो यहां तक मानते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा अपनी बैठकों से पूर्व ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेती थी दोस्तों। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ? तो इसमें संप्रभुता की तो कई दूर दूर तक बात दिखाई नहीं देती है दोस्तों। तीसरी बात क्या थी दोस्तों इसके अंदर? तीसरी बात यह थी दोस्तों कि ये कांग्रेस का निकाय थी। किसका दोस्तों? कांग्रेस का प्रभुत्व। किसका प्रभुत्व था दोस्तों इसमें? कांग्रेस का प्रभुत्व। अब कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे था दोस्तों? उस समय भारत में एक ही सबसे बड़ा दल था, वो था कांग्रेस। तो ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के एक विशेषज्ञ उन्होंने कहा है कि भाई संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। मतलब भारत में एक दलीय ही जो दल है वो शासन करता है, कांग्रेस। तो इसका कांग्रेस को ही संविधान सभा का। तीसरी चीज क्या कहा दोस्तों? ये राजनीतिज्ञों व वकीलों का स्वर्ग है दोस्तों। क्या है? राजनीतिज्ञों व वकीलों का स्वर्ग। किसका दोस्तों? वकीलों का स्वर्ग। अब ये राजनीतिकों व वकीलों का स्वर्ग क्यों है दोस्तों? क्योंकि ज्यादातर संख्या में संविधान सभा में नेताओं और वकीलों का ही वर्चस्व था। उनके आधार पे ही संविधान सभा के जो प्रावधान थे वह हुए। इसका तात्पर्य क्या दोस्तों? एक समाज का एक बड़ा वर्ग
संविधान सभा में प्रतिनिधित्व के हाशिए पे चला गया, मतलब उसको प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। इसका कारण क्या दोस्तों, वर्तमान में जो भारतीय संविधान जो जटिल है, जो संविधान की जो भाषा जटिल है दोस्तों, वो किस कारण से, क्योंकि उन्होंने वकीलों ने और नेताओं ने इसको कलिष्ठ बनाया था दोस्तों। तीसरी बात क्या है दोस्तों इसके अंदर, कि संविधान सभा में किसका प्रभुत्व है दोस्तों, हिंदुओं का प्रभुत्व है, हिंदुओं का प्रभुत्व, मतलब हिंदुओं की मेजोरिटी है। क्योंकि देखो संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य दोस्तों हिंदू थे, तो इसमें हिंदुओं का वर्चस्व था दोस्तों। अब इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत बताए थे दोस्तों, और इसमें यही कहा ग्रैनविल ऑस्टिन ने, और वो वेस्टिन चर्चिल नाम सुना होगा दोस्तों, जिसने अपने महात्मा गांधी के बारे में टिप्पणी करी थी। उन्होंने क्या कहा संविधान सभा के बारे में, तो ये एक बड़े समुदाय का ही प्रतिनिधित्व करती है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है दोस्तों। तो अब हम एक हेडिंग डाल के सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। उसके बाद में हम बात करेंगे संप्रभुता का अभाव, तीसरा बात करेंगे दोस्तों कांग्रेस प्रभुत्व, चौथा बात करेंगे राजनीतिक वे वकीलों का, और छठा बात करेंगे दोस्तों हिंदुओं का प्रभुत्व। इस बारे में दोस्तों हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो पहले आपको हेडिंग क्या लगानी दोस्तों, यह प्रतिनिधित्व निकाय नहीं थी। क्या बात करेंगे दोस्तों, प्रतिनिधि निकाय नहीं थी दोस्तों। हेडिंग डालो आप, प्रतिनिधि निकाय का नहीं होना। आज हम बात करने दोस्तों संविधान सभा की आलोचना के बारे में। किसके बारे में, संविधान सभा की आलोचना। कि संविधान सभा की आलोचना किस किस विशेषज्ञ ने क्या क्या कहा, भाई जयप्रकाश नारायण ने क्या कहा, इनके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, आराम से विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले हेडिंग क्या डालनी है आपको, प्रतिनिधि निकाय का ना होना। सबसे पहले हेडिंग क्या है दोस्तों, प्रतिनिधि निकाय, प्रतिनिधि निकाय का ना होना। अब देखो दोस्तों आलोचकों के अनुसार क्या था, इसके अगर प्रतिनिधि निकाय कैसे नहीं था दोस्तों, अब उसके बारे में हम लिखते हैं। आपको मेरे साथ साथ में लिखना है दोस्तों। देखो आलोचकों के अनुसार संविधान सभा एक प्रतिनिधि सभा नहीं थी। अब ये कैसे नहीं थी, तो फिर दोस्तों क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन भारतीय लोगों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। किसके आधार पर नहीं हुआ था, तो दोस्तों वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। अभी हम वर्तमान में अगर हमारे देश में किसी भी, देखो विधायकों का चुनाव होता हो, चाहे एमएलए का चुनाव होता हो, चाहे एमपी का होता हो, हमारे भारत में अगर किसी भी व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है दोस्तों, तो उसको वयस्क मताधिकार के आधार पर क्या मिलता है दोस्तों, वोट देने का अधिकार मिलता है। वोट देने का अधिकार भारत में आपको पता है सरकारों को बदल सकता है, मतलब जिसके पक्ष में, सरकार के पक्ष में ज्यादा विधायक जीतेंगे, जिसको ज्यादा वोटिंग मिलेगी वो जीतेगी, उसकी सरकार बनेगी दोस्तों। तो उस समय भारतीय जो संविधान सभा थी उसके अंदर वयस्क मताधिकार के आधार पर वोट देने का प्रावधान नहीं था। मतलब 10 लाख की जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता था दोस्तों। वो अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता था, हमने उस समय पहले की क्लास में इसके ऊपर विस्तृत तौर पर चर्चा करी दोस्तों। आप वो पहले वाली क्लास जाके देख लीजिए एक बार, आप ये लिखो जल्दी से। इसके बाद हम जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि जय नारायण प्रकाश ने इसके बारे में
क्या बोला था दोस्तों लोकनायक जयनारायण प्रकाश ने? जयप्रकाश नारायण ने क्या बोला था दोस्तों? उल्टा नाम बोल दिया मैंने, ये जल्दी से लिखो आप, इसके बारे में हम जयप्रकाश नारायण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। 1 सेकंड का समय, ये जल्दी से लिखो। ये पॉइंट है दोस्तों, ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जब तक आप संविधान सभा क्या थी, संविधान सभा के सामने चुनौतियां की थी, क्या थी, संविधान सभा की आलोचना क्या थी, मतलब संविधान सभा की क्या कमियां थी, ये सारी चीजें आप इंडियन पॉलिटी में नहीं पढ़ोगे दोस्तों। जब तक आपके इंडियन पॉलिटी कभी समझ में नहीं आएगी दोस्तों, आप डायरेक्ट उठा के राष्ट्रपति पढ़ लोगे, आप वो सोचोगे संसद पढ़ ली, ये पढ़ लिया, राज्यपाल पढ़ लिया, मुख्यमंत्री पढ़ लिया, मंत्रिपरिषद पढ़ ली दोस्तों, उनसे कभी भी एग्जाम फाइट नहीं होगा जब तक आप संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे ही नहीं कि भाई संविधान बना कैसे। भाई आज अपनी लगभग संविधान सभा की 17वीं क्लास से सोचो दोस्तों, हमने कितना डिटेल में इसके एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करी होगी दोस्तों। आप लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। अब इसी में एक बिंदु लिखना है आपको, जयप्रकाश नारायण के बारे में दोस्तों। किसके बारे में? जयप्रकाश नारायण ने इसको क्या कहा दोस्तों। इसके बाद में हम अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। किसने क्या कहा? जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकनायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा संविधान सभा प्रातिनिधिक संस्था नहीं थी। ये आपके सामने दोस्तों कोटेशन है। आपको एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा कि भाई जयप्रकाश नारायण ने, या ऐसे पूछा जाएगा दोस्तों संविधान सभा को प्रतिनिधिक संस्था किसने नहीं कहा, उस आपके ऑप्शन के अंदर जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको। और आपने जब ये कोटेशन पढ़ा ही नहीं दोस्तों, तो आप इसका उत्तर कैसे करोगे? तो आप ये कोटेशन लिखो। इसके बाद में हम सेकंड बिंदु के बारे में चलते हैं दोस्तों। 1 सेकंड का समय आपके पास में, जल्दी लिखो। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने, नहीं तो आप वीडियो को रोक के लिख लेना दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में? सेकंड के बारे में। क्या भाई सेकंड आलोचना क्या थी संविधान सभा के बारे में? दूसरी आलोचना। अब आप पॉइंट डालो सेकंड, संप्रभुता का अभाव। किसका अभाव दोस्तों? संप्रभुता का अभाव। अब देखो, आलोचकों के अनुसार संविधान सभा एक संप्रभु निकाय नहीं थी। अब देखो दोस्तों, क्यों नहीं थी भाई? संप्रभु निकाय क्यों नहीं थी? इसका क्या कारण है? इसके आगे लिखो, क्योंकि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव
के माध्यम से करा। किसके माध्यम से करा दोस्तों? क्योंकि संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार ने प्रस्तावों के माध्यम से इसका क्या करा दोस्तों? गठन करा। अब देखो कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं दोस्तों, देखो कुछ आलोचकों के अनुसार संविधान सभा को अपनी बैठकों से पूर्व ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी होती थी। ये लिखो दोस्तों, इसके बाद में हम इसको समझते हैं, इसके बाद में हम अगले बिंदु पे चलते हैं। आप देखो दोस्तों, संप्रभुता का अभाव कैसे है दोस्तों? क्योंकि आलोचकों के अनुसार क्या है, संविधान सभा क्या नहीं थी दोस्तों? एक संप्रभु निकाय नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि संविधान सभा का जो गठन हुआ था दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने किसके माध्यम से करा था दोस्तों? प्रस्ताव के माध्यम से। प्रस्ताव कौन सा था दोस्तों? कैबिनेट मिशन था। क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन कब आया था दोस्तों? 1946 के अंदर आया था। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? स्टफर्ड क्रिप्स, और उसके साथ में दो सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस व एवी अलेक्जेंडर थे दोस्तों। तो ये कब आया था कैबिनेट मिशन? 1946 में। इसके माध्यम से किसकी स्थापना करी थी दोस्तों? संविधान सभा की स्थापना करी थी। इस वजह से क्या नहीं थी दोस्तों? संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि भारतीय लोगों ने तो इसका गठन करा नहीं था। भारतीय लोगों को प्रस्ताव आया, उसके माध्यम से भारत के लोगों ने क्या करा था दोस्तों? संविधान सभा का गठन करा था। और कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं दोस्तों कि संविधान सभा जब अपनी बैठकें करती थी तो बैठकों से पूर्व किसकी अनुमति लेती थी दोस्तों? ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेती थी दोस्तों। एक बार लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद हम तीसरे बिंदु के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लिखो दोस्तों जल्दी लिखो, इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। आशा करता हूं दोस्तों लिख लिया होगा आपने। देख लो एक बार वापस देख लो। संप्रभुता किसे कहते हैं? जिसके ऊपर कोई भी शासन नहीं करता हो। अब अपने भारतीय लोगों पर तो अंग्रेज शासन करते थे ना, अपनी संप्रभुता कहाँ थी? अभी अपनी संप्रभुता तो अब है अपनी कि भाई जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? लोकतंत्र। तो अभी अपने भारत में क्या है दोस्तों? लोकतंत्र है। तो ये क्या है? उस समय की स्वतंत्रता का, संप्रभुता का क्या था दोस्तों? अभाव। क्योंकि अपनी संविधान सभा का गठन किसने करा था दोस्तों? अंग्रेजों ने अपने प्रस्तावों के माध्यम से करा था, कैबिनेट मिशन के माध्यम से दोस्तों। एक बार आपने लिख लिया होगा। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। किसके बारे में? थर्ड पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट क्या है? अब देखो दोस्तों, भारतीय संविधान निर्माण का तीसरा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? समय की बर्बादी। भाई कुछ आलोचक है वो क्या बोलते हैं कि भारतीय लोगों ने, थर्ड पॉइंट लिखो एक बार, समय की बर्बादी। यह समय की बर्बादी शब्द क्यों प्रयोग करा था दोस्तों? ये बताओ। यह समय की बर्बादी शब्द इसलिए प्रयोग करा था दोस्तों कि भारतीय संविधान निर्माण में भारत के जो सदस्य थे उन्होंने कितना समय लिया था दोस्तों? कितना समय लिया था दोस्तों? 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लिया था।
और वही अगर हम दूसरे देशों की, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के जो सदस्य थे उन्होंने कितने समय में अपने संविधान का कार्य पूर्ण कर लिया था दोस्तों? 4 माह में। कितने माह में? 4 माह के अंदर अपने समय से कार्य पूर्ण कर लिया था दोस्तों। तो इसकी वजह से क्या कहा जाता है कि भाई भारतीय संविधान के जो सदस्य थे उन्होंने क्या करा दोस्तों? समय को बर्बाद करा है। और एक इतिहासकार हुए दोस्तों निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने क्या कहा था दोस्तों? निजामुद्दीन अहमद, इसने क्या कहा था दोस्तों कि भाई जो भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति को क्या कहा दोस्तों? अपवहन समिति। अपवहन समिति का मतलब जो समय की बर्बादी करती हो, क्या कहा दोस्तों? अपवहन समिति। जो अपवहन समिति क्यों कहा? क्योंकि ये इसने क्या करा दोस्तों? प्रारूप, जो भारतीय संविधान का जो प्रारूप बनाने में जो समय लिया था वो बहुत ज्यादा समय था, 2 साल 11 माह 18 दिन। ऑलमोस्ट कितने साल होने वाले थे दोस्तों? 3 साल। वही अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करें तो उन्होंने अपना कार्य कितने समय में पूर्ण कर लिया था दोस्तों? 4 माह में। तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। अब हम इसके बारे में लिखते हैं दोस्तों। अब देखो, आलोचकों के अनुसार, आलोचकों के अनुसार भारत के संविधान सभा के संविधान सभा के सदस्यों ने आवश्यकता से भी अधिक समय संविधान निर्माण में लगाया। अब देखो दोस्तों, वही अमेरिका ने अपने संविधान निर्माण का कार्य मात्र 4 माह में पूरा कर लिया। लिखो दोस्तों ये जल्दी से, ये पॉइंट सेकंड, समय की बर्बादी। देखो दोस्तों, आलोचकों के अनुसार भारत के संविधान सभा ने सदस्यों ने आवश्यकता से भी अधिक समय ले लिया। किसका? संविधान निर्माण में। कितना समय लिया था तो दोस्तों? 2 साल 11 माह 18 दिन का। वही अगर हम अमेरिका की बात करें साथियों, तो अमेरिका ने संविधान निर्माण में कितना समय लिया था दोस्तों? मात्र 4 मंथ का समय लिया था। और अमेरिका ने अपने संविधान का क्या कर लिया था दोस्तों? निर्माण कर लिया था। वही अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के जो सदस्य थे उन्होंने एक एक संविधान का अध्ययन करके बहुत ही बारीकी से अपने भारत की व्यवस्थाओं को एक एक अपने, जैसे हम धागों में मोती पिरोते हैं दोस्तों, उसके माध्यम से अपने भारतीय संविधान को बनाया दोस्तों। इसके पीछे के कारण क्या था दोस्तों? हम इसको समय की बर्बादी आलोचकों के अनुसार बता रहे हैं दोस्तों। वर्तमान में ऐसा नहीं था, क्योंकि भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग विशेषता थी दोस्तों। भारत में उस समय बहुत ज्यादा विविधता थी। उन विविधताओं को एक साथ समेटने में और उन सब लोगों को एक साथ उनके जो अपने भारतीय जो सरकार की जो व्यवस्था अपनानी थी दोस्तों, उसमें सब लोगों को संतुष्ट करा पाना ये एक महत्वपूर्ण टास्क था दोस्तों। अगर एक बात बताओ कि हमारे भारत के लोग अगर जब संविधान निर्माण से खुश ही नहीं होंगे, भाई एक बात बताओ, अगर हमने व्यवस्था अपनाई नहीं तो देश में क्या होंगे दोस्तों? आपको पता है कि जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि वो भारत के साथ में नहीं रहना चाहते थे, अलग देश की मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो भारतीय
जो भारत का जो सरकार था उसमें आपको पता है पहले जो चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम लीग की बहुत कम सीटें आई थी दोस्तों, अराउंड 73 के अराउंड मुस्लिम लीग की सीटें आई थी। तो वो सीटें आई थी तो मुस्लिम लीग को क्या लगा कि हम भारत में पिछड़ जाएंगे, क्योंकि भारत में मेजोरिटी में हिंदू है, हम अगर अलग देश की मांग नहीं करेंगे, पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, तो हमें जो जिन्ना था उसके खुद की अपनी निजी हितों के लिए उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण करा दिया दोस्तों। उसकी वजह से देश को एक बहुत ही भीषण त्रासदी का सामना करना पड़ा। अभी आपको वर्तमान में पता है कि इस दुनिया में आप हर जगह जमीनों की जंग चल रही है दोस्तों, कोई अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है। वैसे ही उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चली थी, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या मुख्य उसकी आजाद होने के बाद मुख्य डिस्ट्रीब्यूट बिंदु क्या रह गया था दोस्तों, कश्मीर मुद्दा। कश्मीर के चलते भारत और पाकिस्तान में क्या होने लगे दोस्तों, आए दिन झगड़े होने लगे, कभी भारत की मध्यस्थता, कभी यूएन करवा रहा है, कभी कौन क्या करवा रहा है। पाकिस्तान हमेशा दोस्तों एक क्या बोलते हैं उसको चाल चलता था, मतलब पीठ में छुरा घोंपने वाली। उसको पता था कि वो सामने से भारत से कभी युद्ध में जीत नहीं सकता। भाई अगर आप सामने से युद्ध में जीत नहीं सकते तो आप क्या करोगे। उसने क्या करा, आतंकवादी पनपाने शुरू कर दिए, आतंकवादी तो उसने पनपा दिए। अब वो फिर पहले तो कश्मीर में बहुत अच्छे से हमले करते थे, जब धारा 370 हट गई दोस्तों, अब भारतीय सेना और भारत की सरकार का वहां पर पूरी तरीके से कश्मीर में कंट्रोल हो गया। वर्तमान में कश्मीर में टूरिस्ट मतलब हायर लेवल पे, मतलब कश्मीर एक बहुत ही अच्छी जगह बन गई है दोस्तों। वर्तमान में वहां पे ना तो आतंकवादी घटना होती है ना कोई बात। अब पाकिस्तान ने जो आतंकवादी बनाए थे वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, या तो अब अफगानिस्तान के तालिबान के लड़ाकों से लड़ रहे हैं, या वो अपनी ही सेना के ऊपर बम धमाके कर रहे हैं, या वहीं अपने स्कूल के अंदर वहां पर बच्चों को टारगेट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो ट्रेनिंग ली है बम फोड़ने की वो कहीं तो फोड़ेंगे ना दोस्तों। तो भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूट यही था कि भारत तो उसी समय दोनों एक ही समय पे आजाद हुए थे दोस्तों, और आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और पाकिस्तान आज आपको देखो किस जर्जर अवस्था में पहुंच गया है दोस्तों। मेरा समझाने का कारण यही था कि समय के अनुसार आप नहीं चलोगे दोस्तों। अगर आप सोचते हो कि भारत में और पाकिस्तान में क्या विविधता थी दोस्तों, भारत में संविधान निर्माण में इतना समय क्यों लगा, क्योंकि अपने भारत में हर जगह अलग अलग विविधता दोस्तों, अलग कल्चर है, अलग संस्कृति है, हर धार्मिक मान्यताओं के अलग लोग हैं दोस्तों, सब जगह अलग अलग है। अपने भारत का देखो खान पान अलग होता है, रहन सहन का तरीका अलग है, भाषा अलग आ जाती है, सारी चीजें अलग है। उन लोगों को आप एक कैसे रख सकते हो। तो भाई अगर उनके लिए आपको व्यवस्था करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, एक ऐसे संविधान का निर्माण करना है जो सभी लोगों को स्वीकार्य है। अब आपको सभी लोगों की स्वीकार्य कब होगा दोस्तों, संविधान सभी लोगों की स्वीकार्य तभी तो होगा जब उनके लिए एक जैसी व्यवस्था होगी, उनमें कोई विभेद नहीं होगा। भाई भारतीय लोगों को यही तो लगना चाहिए ना कि उनमें किसी भी आधार पे, जाति के, लिंग के या किसी भी धर्म के आधार पे आपके साथ में विभेद नहीं कर रहा है। भाई महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में किसी भी प्रकार से सरकार या राज्य विभेद नहीं कर रहा, तभी तो देश की जनता आसानी से रहेगी। नहीं तो आपको पता है कि आंतरिक अशांति देश में फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता। आपको पता है कि बहुत सारे देश जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है, वहां पे आंतरिक अशांति इतनी चरम सीमा पे है दोस्तों, क्योंकि वहां पे लोग अपने आप को मार रहे हैं दोस्तों। इसका कारण क्या है कि वहां पे सरकारें अस्थायी रूप से नहीं, उन्होंने प्रावधान ही ऐसे कर लिए कि सब एक जैसी मान्यताओं के लोग होकर भी आज क्यों लड़ रहे हैं दोस्तों। इसका क्या कारण है, मुख्य कारण कि वहां की व्यवस्था सरकार ने जो बनाई थी वो अच्छी नहीं थी। उन्होंने जल्दी जल्दी समय में संविधान तो निर्माण कर लिया, लेकिन उस संविधान को आप इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। अब जब आप इम्प्लीमेंट नहीं करा पाओगे तो संविधान खुद क्या करेगा बेचारा। आप इम्प्लीमेंट अगर कार्यपालिका अगर संविधान को एग्जीक्यूट नहीं करा पा रही है तो खामी किस में है दोस्तों, आपके संविधान में है, क्योंकि आपने संविधान में ऐसे ऐसे प्रावधान डाल दिए जो आपके जो जनता आप उसका पालन कर ही नहीं रही है दोस्तों। बस इतना ही आप ये लिखो, इसको आज लिख लिया होगा दोस्तों, एक बार जल्दी से लिख लो इसको। उसके बाद में हम इसके निराजुद्दीन अहमद के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को क्या कहा दोस्तों। ये कोटेशन लिख लेना। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वे प्रारूप समिति को अपवन समिति की संज्ञा किसने दी दोस्तों। ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। तो निराजुद्दीन अहमद ने कहा था किसको, प्रारूप समिति को। क्या कहा था दोस्तों, अपवन समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, भीमराव अंबेडकर थे। उसके सदस्य कौन कौन थे दोस्तों, सर अल्लादी गोपाल, एक तो सर गोपाल स्वामी वो थे, एक सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, और सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे दोस्तों, और एन माधव राज थे, टी कृष्णामाचार्य थे। ये सारे सदस्य किस में थे दोस्तों, प्रारूप समिति में थे दोस्तों। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे दोस्तों, 7 सदस्य थे दोस्तों। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों, बस 30 अगस्त 1947 को हुई थी दोस्तों। तो ये आपको प्रारूप समिति का भी रिवीजन हो गया, ये लिख लिया होगा आपने। अब हम आगे देखते हैं मित्रों।
निराजुद्दीन अहमद ने क्या कहा था दोस्तों? आप इसमें ही लिखना है आपको निराजुद्दीन अहमद के बारे में। निराजुद्दीन 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 अहमद। निराजुद्दीन अहमद ने क्या कहा दोस्तों? संविधान सभा की प्रारूप प्रारूप समिति को अपवहन समिति कहा। ये कोटेशन लिखो आप दोस्तों। इसके बाद में हम चौथे बिंदु के बारे में बात करते हैं दोस्तों। लिख लिया होगा दोस्तों। इसके बाद में हम अगला बिंदु, चौथे बिंदु के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जल्दी लिखो इसको। आशा करता हूँ दोस्तों लिख लिया होगा अब आपने। अब हम बात करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों? कांग्रेस का प्रभुत्व। क्या है दोस्तों? कांग्रेस का प्रभुत्व। कांग्रेस का प्रभुत्व। कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे था दोस्तों? क्योंकि संविधान सभा में और भारत में उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी दोस्तों? कांग्रेस ही थी। और तो उसके बाद में कांग्रेस ही थी, तो सबसे ज्यादा सदस्य भी किसके जीत का है दोस्तों? कांग्रेस के जीत का है। तो संविधान सभा में किसका प्रभुत्व हो गया दोस्तों? कांग्रेस का। तो देखो दोस्तों, इसमें लिखो आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व था। अब इसका कारण क्या था दोस्तों? क्योंकि भारत में उस समय सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही था। ये लिखो दोस्तों। इसके बाद में हम ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा था दोस्तों? जल्दी से लिखो इसको। जल्दी लिखो दोस्तों इसको। देखो कांग्रेस का प्रभुत्व कैसा था दोस्तों? कि संविधान सभा में भारत में उस समय सबसे बड़ा दल कौन सा था दोस्तों? कांग्रेस ही था। तो सबसे बड़ा दल अगर कांग्रेस है तो सबसे ज्यादा सदस्य किसके होंगे दोस्तों? कांग्रेस के ही होंगे। और जब सबसे ज्यादा सदस्य अगर किसी भी सभा के अंदर एक ही पक्ष के हो तो दोस्तों प्रभुत्व भी किसका होगा? उसी का ही होगा दोस्तों। एक बार ये लिख लो आप। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में। लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ब्रिटेन के एक राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ हुए थे दोस्तों। कौन? ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि भाई एक दलीय देश के, एक दलीय सभा के, एक दलीय
देश की सभा कौन है? संविधान सभा है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब कांग्रेस ही संविधान सभा है और कांग्रेस ही भारत है दोस्तों। ये किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा दोस्तों। किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। देखो, ग्रीन विल ऑस्टिन, ये कहाँ के थे दोस्तों? ब्रिटेन के राजनीतिक विशेषज्ञ। कौन थे दोस्तों? ब्रिटेन के राजनीतिक विशेषज्ञ। इन्होंने क्या कहा था दोस्तों? इनका क्या कोटेशन था दोस्तों भारत के लिए? कि संविधान सभा एक देश की एक दलीय सभा सभा है। अर्थात देखो, अर्थात कांग्रेस ही संविधान सभा है और कांग्रेस ही भारत है। ये किसने कहा था दोस्तों? ग्रीनविल ऑस्टिन ने। ये लिखो दोस्तों, इसके बाद में हम अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं मित्रों। जल्दी लिखो दोस्तों। दोस्तों वर्तमान में जो टेम्परेचर है दोस्तों वो कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। उसमें भी मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ दोस्तों। ना यहाँ एसी है, ना पंखा है, ना कुछ भी है, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा ठान लिया है मैंने। अब जब सोच लिया दोस्तों कि आपको फ्री के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है तो करवानी है। इसके लिए चाहे कितनी भी बाधाएं हैं, चाहे 5 लोग मेरे वीडियो को देखें और चाहे कितने भी देखें, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप अगर सच में तैयारी करना चाहते हो तो आप जरूर देखोगे। आपको पता है कि जो ये कंटेंट मैंने प्रोवाइड करवाया, आप कोई सी भी बुक उठा के देख लेना दोस्तों, उसके अंदर आपको संविधान सभा इतनी डिटेल में मिल जाए दोस्तों। संविधान सभा ही नहीं, हम एक एक चैप्टर के संविधान के एक एक भाग के बारे में दोस्तों हम विस्तृत तौर पर चर्चा करने वाले हैं। ना संविधान सभा ही नहीं, अभी हमने संविधान सभा की आलोचना पढ़ी है, इसके बाद में हम स्वतंत्रता के पूर्व का मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद का मंत्रिमंडल पढ़ेंगे। उसमें कौन से अपने जो भारत के राजनेता हैं उनको कौन सा विभाग मिला था, इसके बारे में विस्तृत तौर पर चर्चा करेंगे। उसकी वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में जानते हो, मतलब उस समय की क्या घटना रही होगी, उसके बारे में बात करते हुए हम बात करेंगे दोस्तों। एक बार ये लिख लिया होगा आपने, इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखो, अब बात करेंगे दोस्तों हम 5वें पॉइंट के बारे में कि 5वें पॉइंट में क्या आलोचना की गई थी संविधान सभा की। वकीलों व राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व किसका था दोस्तों? वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। अब वो कैसे था दोस्तों? एक बार एक सेकंड रुकना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये कैसे था? आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में नेताओं और वकीलों
वकीलों का प्रभुत्व प्रभुत्व था। अब देखो दोस्तों, किसका प्रभुत्व था? नेताओं और वकीलों का, जिसके कारण भारत के एक बड़े समुदाय समुदाय का संविधान सभा से प्रतिनिधित्व 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 नहीं हो सका। अब देखो दोस्तों, ये लिखो, इसके बाद में एक और लाइन लिखते हैं। इसकी वजह से संविधान की भाषा भाषा इतनी जटिल हो गई जटिल हो गई। अब देखो दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे, एक बार ये लिखो जल्दी से। वकीलों व राजनीतिकों का प्रभुत्व कैसे था दोस्तों? क्योंकि आलोचकों ने क्या कहा दोस्तों कि संविधान सभा में नेताओं और वकीलों का क्या है दोस्तों? प्रभुत्व है, जिसके कारण भारत के एक बड़े समुदाय को संविधान सभा से प्रतिनिधित्व क्या हो गया दोस्तों? बिल्कुल प्रतिनिधित्व ही नहीं मिल पाया। और इसकी वजह से संविधान सभा की भाषा कैसी होगी दोस्तों? बहुत ज्यादा जटिल हो गई, क्योंकि इसको किसने बनाया था दोस्तों? वकीलों ने बनाया था। एक बार देखो आप, ये लिखो जल्दी से, इसके बाद में आगे बात। जल्दी से लिखो दोस्तों इसको, इसके बारे में आगे बात करते हैं दोस्तों। बार बार बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है दोस्तों, तो मेरे को पूछना पड़ रहा है। दिन के देखो दोस्तों, टेम्परेचर दिखाता हूं मैं आपको। समय है दोस्तों 2:23 का। देख लो आप, इस समय टेम्परेचर क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके बावजूद मैं आपके गिलास ले रहा हूँ दोस्तों, तो आपको पढ़ना है बस। आशा करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिया होगा। एक बार जल्दी से लिख लो दोस्तों, इसके बाद में हम दो जनों का कोटेशन लिखते हैं। लिख लिया होगा दोस्तों। अब देखो, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था दोस्तों संविधान सभा को? आइवर जेनिंग्स और जवाहरलाल नेहरू ने, इन दो नेताओं के बारे में हम दोस्तों अभी लिखेंगे। एक तो आइवर जेनिंग्स आइवर जेनिंग्स आइवर जेनिंग्स आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा दोस्तों? आइवर जेनिंग्स ने संविधान सभा को संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से विद्वान ने भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा है दोस्तों? तो वकीलों का स्वर्ग किसने कहा भारतीय संविधान सभा को? आइवर जेनिंग्स ने कहा। किसने? आइवर जेनिंग्स ने कहा। अब देखो, पंडित जवाहरलाल ने इसका क्या करा दोस्तों? खंडन करा। और क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा दोस्तों? कि संविधान सभा चलायमान
राष्ट्र, चलायमान राष्ट्र है। क्या है दोस्तों? चलायमान राष्ट्र। ये दोनों कोटेशन लिख लो कि भाई संविधान सभा को चलायमान राष्ट्र किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। वकीलों का स्वर किसने कहा दोस्तों? आइवर जेनिंग्स ने कहा। ये जल्दी से लिखो। इसके बाद में हम छठे बिंदु के बारे में बात करते हैं दोस्तों। किसके बारे में? छठे बिंदु के बारे में। जल्दी लिखो दोस्तों। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा दोस्तों? संविधान सभा को वकीलों का स्वर कहा। भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को क्या कहा दोस्तों? चलायमान राष्ट्र का। लिख लिया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों छठे पॉइंट के बारे में कि संविधान सभा की आलोचना में छठा पॉइंट क्या है। हिंदुओं का प्रभुत्व। किसका प्रभुत्व दोस्तों? हिंदुओं का प्रभुत्व। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में हिंदुओं का प्रभुत्व था। अब दो विद्वान ने इसके बारे में क्या कहा था दोस्तों? एक तो विंस्टन चर्चिल के बारे में बात करेंगे हम, और दूसरा लॉर्ड विस्काउंट के बारे में बात करेंगे दोस्तों हम। किसके बारे में? लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने क्या कहा था दोस्तों? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था दोस्तों। क्या कहा था? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा। किसने कहा दोस्तों? लॉर्ड विस्काउंट ने। अब विंस्टन चर्चिल के बारे में लिखते हैं दोस्तों ऊपर वापस एक बार। आप ये लिख लो जल्दी से। हिंदुओं का प्रभुत्व किसने कहा था दोस्तों? कि भाई हिंदुओं का निकाय किसने कहा था संविधान सभा को? लॉर्ड विस्काउंट ने कहा था। और छठा पॉइंट क्या है दोस्तों? भारतीय संविधान सभा की आलोचना में हिंदुओं का प्रभुत्व। ये आलोचकों ने क्या कहा था दोस्तों? संविधान सभा में किसका प्रभुत्व है दोस्तों? हिंदुओं का प्रभुत्व। ये लिखो आप। इसके बाद में विंस्टन चर्चिल के बारे में लिखते हैं हम। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा के बारे में क्या कहा दोस्तों? लिख लिया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों विंस्टन चर्चिल के बारे में। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को क्या कहा दोस्तों? विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा दोस्तों? देखो अब संविधान सभा ने भारत के सिर्फ एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। ये लिखो दोस्तों। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था दोस्तों? संविधान सभा ने भारत के सिर्फ एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। ये किस वजह से कहा था दोस्तों? क्योंकि संविधान सभा में अधिकतर सदस्य क्या थे? हिंदू थे दोस्तों। एक बार ये जल्दी से लिखो। इसके बाद में हम आगे देखते हैं दोस्तों।
आशा करता हूं दोस्तों आपने लिख लिया होगा। कल हम पढ़ेंगे दोस्तों संविधान स्वतंत्रता से पूर्व पूर्व गठित मंत्रिमंडल। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? स्वतंत्रता से पूर्व गठित मंत्रिमंडल की बात करेंगे दोस्तों। जब तक अपना ख्याल रखें, चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें। आशा करता हूं आप बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे, अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें दोस्तों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें दोस्तों। जय हिंद। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।